बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज में कराने का हुक्म 3-2 से अक्सरियती फैसला आया और आज अदालत ने सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके पंजाब, जबकि KPK में गवर्नर को इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर का 20 फरवरी का हुक्म पंजाब की हद तक दुरुस्त, जबकि KPK असेंबली के लिए कलअदम करार दिया। पंजाब और KPK इंतखाबात अज खुद नोटिस की 4 समातें हुई। गुज़िश्ता रोज 7 घंटे की तवील समात में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आईनी तौर पर इंतखाबात 90 रोज में होंगे। कोई आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अपने अपने तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया, आईन और कानून की बालादस्ती करार दिया, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से इस फैसले को मानने से इनकार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने इस फैसले के ऊपर क्या कहा यह आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इस बारे में, इस फैसले के ऊपर क्या मौक़िफ़ रहा, यह आप देखिए। अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें वजीर कानून आजम नजीर तारड़ इसको 4-3 का फैसला करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब फवाद चौधरी इस फैसले को किस तरह से देखते हैं ये आपको दिखाते हैं। तो मैं ये वाजे आपको कर दूं कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शंस हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने एंडोर्स। फैसले की अपने अपने तौर पर हर कोई तशरीह कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, लेकिन मामला जाके रुकेगा कहां पे? सवाल यह पैदा होता है कि एक मुकर्रर तारीख जो दी जानी थी वो मुकर्रर तारीख कब की होगी? 90 रोज में इंतखाब तो होना है, लेकिन तारीख क्या आएगी इसका फैसला होना अभी बाकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हम अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था और मुअज़्ज़ज़ जजेस ने आज अपने फैसले के जरिए यह फर्ज निहायत बहादुरी से निभाया है। यह पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। हम अपनी जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं और KP और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक तरफ निजाम गिराने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो खुद को इस निजाम को बचाने के हवाले से नागुज़ीर भी करार देते हैं। एक तरफ जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इख्तियार के उसूल के लिए ये निगाहें मरकूज किए रखे हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से, कि वो इस मामले पे अवाम इस तरफ देख रही है, तो दूसरी तरफ जहां आज ये फैसला आया तो उनके इख्तियार के हुसूल के लिए जो कामयाबी है उसकी जानिब ये एक पहला कदम है। इमरान खान साहब इख्तियार के हुसूल के हवाले से क्या कुछ कहते रहे हैं, जरा ये देखिए। इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन है। ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की। यह है इख्तियार के हुसूल के हवाले से इमरान खान साहब की वो कोशिश जो कि वो चाहते हैं कि निज़ाम के अंदर वो वापस आए तो सिर्फ इमरान खान ही इस निज़ाम को बचाने के लिए नागुज़ीर ठहराए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंदिया भी उन्होंने दिया, वार्न भी किया, तंबीह भी की कि वो इंतकाम या छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो जरा ये भी देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी। इस बारी पहले तो आपने कानून तोड़ के बच गए, पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की और हमारे फंडामेंटल राइट्स की ज्यादती करके, जुल्म करके बच गए। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इस बार नहीं बचेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब इख्तियार में जब आएंगे अब की बार तो वो इंतकाम भी लेंगे और वो किसी को बख्शेंगे भी नहीं। आज इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जमात JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। जी के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगा जरा सा, क्योंकि
आप कानून और आइन के हवाले से भी आपकी महारत है। मुझे जरा यह समझा दीजिएगा कि जहां एक तरफ फवाद चौधरी इसको 5-0 करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वजीर कानून आजम नजीर तारड़ इसको कहते हैं जनाब कि यह 4-3 है। हर कोई अपने अपने तौर से इस फैसले की तशरीह कर रहा है, मामला है क्या सर? देखिए, दो तरह से तशरीह हो रही है। 3-2 की 5-0 तो नहीं है। 3-2 की एक तशरीह है, ये पीटीआई की तशरीह है, और दूसरी तशरीह जो है वो 4-3 की तशरीह। नहीं, 5-0 से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 5-0 से उन्होंने कहा कि 90 रोज में होने चाहिए, पांचों जजेस इस पर मुत्तफिक है, तो वो भी एक तशरीह कर रहे हैं ना इसकी। वो तशरीह वो तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ना। यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी पे जो कहा जा रहा है, जो फैसला जो इसमें है, मगर उसमें 2 लोगों का और भी उसको उन्होंने शामिल कर लिया है। वहाँ या तो 3-2 बनता है या 4-3 बनता है। इसके अलावा जो ना ये 5-0 पता नहीं वो कहाँ से ले आए हैं। वैसे तो वो दस्तूर में लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, मगर 90 डेज में इलेक्शन अगर अब तो वैसे भी वो साथ ये भी लिख दिया कि 90 डेज अगर गुजर जाए तो फिर उसको जो ना वो नजदीक तरीन तारीख होनी चाहिए। मगर ये या तो 3-2 का फैसला गिनेंगे या 4-3 का फैसला गिनेंगे, और 2 तशरीहात है इस पे बस। इसके अलावा जो फवाद साहब हैं वो फिर उनकी अपनी कोई नई तशरीह होगी, तो इसमें डिस्प्यूट तो यकीनन सर मौजूद वजीर है। कानून 4-3 की जो तशरीह कर रहे हैं वो क्या तशरीह है? यानी कि एक तरफ अगर जो बेंच है, जिस बेंच ने ये हियरिंग की है, फैसला तो उस बेंच का माना जाएगा, या फिर जिन जजेस ने इख्तलाफी नोट्स लिखे या इससे पहले बेंच से अलहदा हो गए, क्या उसको भी शामिल किया जा सकता है क्या? को भी वो शामिल कर रहे हैं। उसको इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जरा आप इसके फुट पे चले जाइए, बिल्कुल आखिर में आखिरी पेज पे चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि वो पार्ट ऑफ द केस होगा। अब अगर वो पार्ट ऑफ द केस है तो फिर तो 4-3 बन जाता है, वरना 3-2 रहता है। अब इसकी नहीं, आप मुझे बताइए क्या वो पार्ट ऑफ द केस है? मैं इसके ऊपर अभी तक नहीं कह सकता। मैंने इसको तसल्ली से नहीं देखा। मैं इसको तसल्ली से देखूंगा, रात को बैठूंगा इसके ऊपर। मगर ये 2 तशरीहात आ रही हैं। 4-3 की तशरीह आ रही है। इसको अटॉर्नी जनरल साहब भी, मैंने टीवी पे देखा है, इसको अटॉर्नी जनरल साहब भी इंडोर्स कर रहे हैं इस वाली तशरीह को। और दूसरी तरफ जो है ना, वो जो पीटीआई के दोस्त है वो ये कह रहे हैं कि नहीं 3-2 है। ये आपने फवाद साहब वाली मुझे अभी पहली दफा बताई है कि वो 5-0 की बात नहीं, मैंने दिखाया भी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये 5-0 वाली जो बात उन्होंने की है दिखा देता हूं मैं आपको। प्ले कीजिए जनाब। आप क्या, मगर इसको फैसले में ऐसी बात नहीं है। प्ले फैसले करें में जो है ना 2 लोग। प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाइएगा इसको। ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो दिखा दीजिएगा जरा। मैं ये वाजे आपको कर दूं कि जो 5 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शंस हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने एंडोर्स। जी कमरान मुर्तजा साहब, तो वो साथ वो ये नहीं बता रहे कि 2 जजेस ने, इन 5 में से 2 जजेस ने ये भी कहा है कि ये पिटीशन जो पेंडिंग है लाहौर में और पेशावर में, एक में पिटीशन और एक में आईसी है, इसको पहले डिसाइड होना चाहिए। और उसमें शायद मंसूर अली शाह साहब का नोट मैंने सुना है कि उनका भी कोई नोट है कि 2 या 3 दिन के अंदर उन्होंने टाइम दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इख्तलाफी नोट में यही नुकात को उजागर किया है। वो फिर वो 5-0 ना हुआ ना, फिर 3-2 का कहना। राइट। मैं आसान खावर साहब आपकी तरफ आता हूं। सर ये जिस तरह से बात कर रहे हैं इस वक्त कामरान साहब, ये मामला एक तो 3-2 का है, फिर आजम नजीर तारड़ साहब इसको 4 और 3 कह रहे हैं, और फवाद साहब ने जो तशरीह की 5-0 की 90 रोज वाली है। तो सर अपने अपने तौर के ऊपर हर कोई तशरीह करेगा। वैसे आपकी तरफ से आपकी जमात, आपके चेयरमैन, आपकी पार्टी तो इसको खुश आइंद करार दे रही है। खान साहब ने तो ट्वीट भी कर दिया। तो मैं आपको समझा देता हूँ मामला क्या है। फिर जाहिर है कि कामरान मुर्तजा साहब का इस पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देखें, बात यह है कि इस वक्त जिस बेंच की हेयरिंग पिछले 2 रोज से जारी थी वो 5 रुकनी बेंच था। जब 5 रुकनी बेंच का फैसला आया है तो एक है बात प्रिंसिपल की और एक है बात प्रोसेस की। प्रिंसिपल ये है कि क्या आइन ये कहता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तमाम जो मुअज़्ज़ज़ फाजिल जज हैं 5 के 5 वो इस बात पे एग्री करते हैं कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। आइन बड़ा वाज़ेह है। लेकिन जब प्रोसेस की बात आती है तो 3 फाजिल जजेस जो थे उन्होंने आर्टिकल 184(3 यानी सो मोटो के हवाले से अपना फैसला लिया है। और जो बाकी 2 जज थे जिनका आपने जिक्र किया, मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब, उनका यह ख्याल था कि ये इंट्रा कोर्ट अपील्स के अंदर मामला निपटना चाहिए। सर मैं यही इख्तलाफी नोट जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं ना कि
मंसूर अली शाह और जस्टिस जमान खान मुद्दकील ने फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखे और कहा कि आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। हाई कोर्ट में इसी तरह का केस जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मामले पर आज खुद नोटिस नहीं ले सकती है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, बात मुकम्मल करने दें, नाजरीन भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। प्रिंसिपल पे 5 जजेस ने एग्री किया कि आइन बड़ा वाजे है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, लेकिन 2 फाजिल जजेस ने यह कहा कि आप सो मोटो ना लेते, ये हाई कोर्ट करती है, बात आपकी ठीक है। लेकिन कानून के मुताबिक जब 5 मेंबर का बेंच होगा, जो 3 मेंबर्स का फैसला होगा वो प्रिवेल करेगा। इख्तलाफी नोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा। इसलिए जब फवाद चौधरी साहब ने ये बात की तो बात वाजे थी कि आइन में अवाम के हवाले से सारे जज क्लियर हैं कि 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन 2 जजेस ने ये कहा कि जी शायद सो मोटो नहीं, हाई कोर्ट ये फैसला कर दे। अब आते हैं आजम नजीर तारड़ साहब की बात पे। आजम नजीर तारड़ साहब ने, वैसे वो बड़े जबरदस्त आइन और कानून दान है, लेकिन अब आपको समझ आती है कि कई दफा जब सियासत है वो आपकी नॉलेज से, आपके इल्म से आगे आ जाती है। पहले 9 मेंबर बेंच बना था, उस 9 मेंबर में से 2 मेंबर्स ने मेंटेनेबिलिटी की बात की थी कि जी सो मोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में वो 9 मेंबर बेंच में से मुस्लिम लीग नून के एतराज पे पीछे 5 मेंबर रह गए। अब इस 5 में से 2 ने इख्तलाफी नोट दिया है, इन्होंने 2 इधर से गिन लिए हैं, 2 पुराने बेंच से गिन लिए हैं, तो इन्होंने इसको 4-3 बना दिया। अगर आप पिछले बेंच में देखें तो 7 नहीं थे, 9 जजेस थे। उसमें अगर आप टोटल आज भी कर लें तो 4 बनते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक आज 5 में से 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा है। तो ये तो ऐसे ही है कि अपनी मर्जी की, फिर आप जज देखें तो आप इसको चाहे आजम नजीर तारड़ साहब 4-0 कह दें, लेकिन उनकी बात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी सर ये बिल्कुल, यानी हसन साहब ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसे कि सदर ने जब 20 फरवरी को जो हुक्म था वो पंजाब की हद तक तो उसको दुरुस्त करार दिया गया अदालत की जानिब से, जबकि केपी असेंबली के लिए कलदम करार दिया। तो फिर यहां पे ये समझे कि बहुत सारे मामला जो है वो सियासत जो है वो आ जाती है, ओवरराइड कर जाती है, जिसमें सदर हो या फिर आजम नजीर तारड़ साहब कहीं ना कहीं मामला आगे सियासत की नजर हो ही जाते हैं। फरीद भाई, वो मामला मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि कुछ जगह पे आइन और कानून में अभाम था। कामरान मुर्तजा साहब अदालत में मौजूद थे, इन्होंने भी अपने दलाइल दिए। बहुत सारे दलाइल इनकी पार्टी के और कोलिशन के माने गए, और उस पे अब इस बेंच ने यह तशरीह दी है कि वहां पे जहां पे गवर्नर डेट नहीं देगा, जिस तरह पंजाब के केस में, वहां सदर साहब देंगे। इसलिए वो उन्होंने तस्लीम किया और तशरीह दिया कि आइंदा भी सदर साहब देंगे अगर ऐसा मौका आएगा। लेकिन केपी के अंदर गवर्नर साहब का अपना काम था और वही डेट देंगे, और वो ब्रीच यही बात कही गई है साहब, ये बात बिल्कुल, ये बात यही बात की गई है कि चले केपी के हद तक तो वो बिल्कुल दुरुस्त था, वहां पे वो दे सकते थे, लेकिन पंजाब के मामले के ऊपर सदर ने जो मामला किया उसको वापस भी लिया गया। ब्रिगेडियर फारूक अमीर साहब, सर ये सारे मामले के ऊपर अपनी अपनी जो तशरीह है हर जमात की, चाहे वो वजीर कानून हो, वो चाहे जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हो, लेकिन अल्टीमेट मामला यहां पे यही आके रुकेगा कि अगर जो 90 रोज के अंदर इंतखाब होने हैं उसकी जो तारीख आएगी उसके ऊपर क्या तमाम जमातें, चले पीटीआई तो मान लेगी उसको, दीगर जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी? एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, नया एक मामला खुल जाएगा कि मैं ना मानूं, क्योंकि यहां जिसकी फेवर में जो मामला है वो तो मान रहा है, लेकिन जिसको सूट नहीं कर रहा वो तो नहीं मान रहा। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ ही आपकी मोहतरम गेस्ट की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, उनकी कमेंट्स। देखें, बात बड़ी क्लियर है। आप 5-0 बोलें, आप 4-3 बोलें, मैं तो एज अ पाकिस्तानी शहरी मैं तो उस ऑर्डर का पहला जुमला ही पढ़ लेता हूँ। उसमें लिखा होता 3/2 से ये वर्डिक्ट है, मेरे लिए बस वही काफी है। नंबर 1। दूसरी बात, जो मर्जी कितनी स्पिन दे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये कोई नई बात तो नहीं है, ये बात तो कही जा रही थी कि अगर इस तरह का मामला होता है तो 90 रोज में इंतखाबात का आईन में लिखा हुआ है, कोई गैर आईनी मुतालबा तो नहीं था। नहीं, मैं आपकी बात आ रहा हूं। देखें, मुझे एक जुमला पहले बोलने दें। वो ये है कि मैं द पाकिस्तानी या तमाम पाकिस्तानी ये समझ अब इस बात पे आज खुश हैं कि ये आज का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि एक्सपेक्टेड था। ये कामरान साहब से पूछ ले मोहतरम, इनके साथ परसों भी हमारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था और उसे इन्होंने शायद हमें इनकी हमारे कुछ कमेंट्स कोई शायद पसंद भी ना आए हो,
लेकिन महाराज ये बाहरी कानून है वगैरह, ये वो सेनेटर भी है, ये फैसला एक्सपेक्टेड था। कोई, आप मुझे ये बताएं, कभी कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसा फैसला देगा जो कि आइन के अगेंस्ट होगा? भाई दे विल गो अकॉर्डिंग टू द बुक। नहीं तो अगर बाय बुक्स ही था और बाय बुक्स है तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी नई तशरीह की? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी तारीख देने वाले का तयन, यानी कि उसमें कैटेगोरिकली जो आइन में लिखा हुआ है वही उसके अंदर रीट्रेट कर दिया। एग्जैक्टली और उन्होंने कुछ चीजें वादे कर दी, न सिर्फ अभी के लिए, सबको थोड़ा सा आईना भी दिखा दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी में कौन कौन लोग जो है निभाने में नाकाम हुए ये भी उन्होंने कहा है। और दूसरी बात है, आइंदा के लिए भी उन्होंने अब मामला जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन आने हैं कि मतलब कोई चुप चलाकियां, कोई इस किस्म के जो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो स्पिनिंग होती है, हेर फेर होता है, वो अब नहीं हो सकेगा। ये पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान के अवाम की जीत हुई है, आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। और भाई आज तो मैं समझता हूं हमें बड़ी ये खुशी का दिन है कि साहब, लेकिन मानेगा कौन? मेरा सवाल ये है ना, हुकूमत तो मान ही नहीं रही है, हुकूमत तो मान ही नहीं रही। मेरी बात सुने, ये सुप्रीम कोर्ट ये कोई किसी और मुल्क का सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान का एपेक्स कोर्ट है। जब मैं इनके पास यस, अगर गवर्नमेंट के पास कोई है तो चले जाएंगे, वो रिव्यू जिसको कहते हैं, यही 5 जजेस होंगे, यही रिव्यू करेंगे, यही अपना और अगर इन्होंने 4 दिन लिए हैं या 3 दिन लिए हैं, अभी इसके हेयरिंग में मैराथन हेयरिंग, मैं ये समझता हूँ कोई रिव्यू वाले जब ये जाएंगे तो शायद उसी दिन शाम को कामरान मुर्तजा साहब से इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाएंगे। आपने रिव्यू वाली जो बात की है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कामरान साहब, ये रिव्यू वाली जो बात है, क्या ये हो सकती है, कोई ऐसा इरादा है इसको रिव्यू में जाने का? मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो लिया है, अब जो डिसीजन आया उसका क्या होगा? कोई है रिव्यू वाला मामला? जरा मैं समझना चाहता हूँ। अगर इवन सो मोटो में कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक ओपिनियन फॉर्म नहीं किया। मैं अभी ये जो मैंने तारड़ साहब वाली बात बता रहा था, मैं इनको सुन रहा था उस वक्त, तारड़ साहब को भी और अटॉर्नी जनरल भी उनके खड़े थे, मैं बाथरूम में था उस वक्त, मैं इनको सुन रहा था। और अटॉर्नी जनरल हमारा ऐसे ही होता है जिस तरह ब्रिगेडियर साहब के यहाँ जो है ना वो चीफ ऑफ स्टाफ होता है, हमारे यहाँ भी जो है ना वो सब वकील, आप उसको समझ लीजिए, और सब प्लस जो है वो वकीलों का क्या उसमें राइट ऑफ उसका होता है सबसे पहला, गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है बल्कि रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। तो उनका भी व्यू शायद यही था, तो इसको देख के मैं अपना व्यू फॉर्म करता हूँ। मुमकिन है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक बात करना चाहता हूं आपसे कि आपकी इस पर नजर है, आप लॉ को समझते हैं। ये जो डिसीजन आया है, अगर ऐसे डिसीजन की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये रिव्यू में जाता है, जा सकता है? और तरीक़ेकार क्या होगा, कितना वक्त लगेगा, क्या होगा इसका तरीक़ेकार, क्या होगा? जाया जा सकता है, अगर कोई फरीक इससे समझे अपने आप को तो वो जा सकता है, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें कोई राइट ऑफ अपील नहीं है मगर राइट ऑफ रिव्यू है उसका। और 30 दिन के अंदर अगर वो चाहे कोई भी फरीक तो वो जा सकता है। अब उसमें ये ओपनिंग की बात कर रहे थे, वो जो है ना तारड़ साहब वाले जो है वो उसकी जो ना वो फुट की बात कर रहे थे। अब पता नहीं ओपनिंग वाला ठीक है या फुट वाला ठीक है, मगर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसको देखना पड़ेगा और देख के इसमें जो है ना वो फिर ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा। वो हमारे ओपिनियन से कोई इत्तेफाक भी कर सकता है, इख्तलाफ भी कर सकता है, इवन तारड़ साहब के ओपिनियन से या अटॉर्नी जनरल के ओपिनियन से भी कोई इत्तेफाक कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, मगर स्टिल जो है ना इसके ऊपर देखना पड़ेगा। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, फर्ज कर लीजिए कि जिस तरह से ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय ईदर पार्टी, वो फाइनल हुआ करता है, उसको आप लॉ ऑफ लैंड समझ सकते हैं। ठीक हो गया। हसन खावर साहब, सर जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर दी गई है और इंतखाबी मुहिम की जानिब गामजन है, यानी कि जो बात मैंने कही कि खान साहब इख्तियार के जो हुसूल है उसकी जानिब कामयाबी का ये पहला कदम है। तो मुझे बताइए सर कि कोई आपके पास कोई यानी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे, इलेक्शन में आप आ जाएंगे, प्लान क्या है? कोई वाइट पेपर है कि आप ये इलेक्शन में आने के बाद आपके पास प्लान क्या है? क्या सलूशन है मसाइल का? करेंगे क्या? अच्छा देखिए, दो इसमें चीजें हैं। प्लान की आप जब बात करते हैं
प्लान के अंदर ये है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो हम लेके चल रहे थे, और पंजाब और केबी में निगरान हुकूमत आने के बाद और वफाक में हुकूमत की तब्दीली के बाद उनको रोका गया। तो एक तो हम वो चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। मसलन हमारा सोशल सेक्टर में बहुत बड़ा मंसूबा था हेल्थ कार्ड का, जिसको पंजाब और केपी में जो है स्कटल किया गया और उसको शुरू करेंगे। उसके अलावा जो हमारा एहसास प्रोग्राम था उस पर जो हमारा काम था वो कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमी की साइड के ऊपर भी जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का जो इंटरवेंशन थी उसको भी लेके चलेंगे। लेकिन इस दफ़ा रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 10 माह में बहुत पीछे चला गया है। उसके ऊपर हमारे वर्किंग ग्रुप्स बन चुके हैं, वो अपनी मुशावरत जो है वो फाइनल कर रहे हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक एरियाज़ में बल्कि बाकी एरियाज़ में भी। और इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमत के पहले 6 महीने होंगे वो बहुत अहम होंगे। उसमें हम क्रिमिनल लॉज के हवाले से भी कुछ तब्दीलियाँ लेके आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से भी लेके आएंगे, क्योंकि रिफॉर्म का टाइम वही है जो आपका पहला 6 महीने है जिसमें आप सबसे मीनिंगफुल रिफॉर्म कर सकते हैं। और अगर लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, जो कि इंशाल्लाह करेंगे, तो इस दफ़ा जो काम पहले नहीं हो सके वो इस दफ़ा ज़रूर हम। हसन साहब, एक चीज है, नून लीग का जो वोट बैंक है पंजाब में, उससे भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आपने वो सिनेरियो बताया जिसमें आपको आवाम का एतमाद हासिल होगा और उसके बाद आप ये चीजें बिल्डअप करेंगे। अगर ये सिनेरियो, मैं एक केस बिल्डअप कर रहा हूं कि ये वाइस वर्सा होता है, तो क्या इंतखाबी नताइज भी उसी तरह से तस्लीम किए जाएंगे जैसे आज अदालत का फैसला तस्लीम किया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंतखाबी नताइज कभी किसी एक पार्टी की मर्जी के ना आए तो ये कहना कि मैं नहीं मानता वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वहां पर ऐसे वाकयात हों जिसके शवाहिद हों जो कि हकीकत हो तो वो एक और बात है। मसलन जामपुर के इलेक्शन में अगर आप देखें, ज़िमनी इलेक्शन में, तो मोहसिन लगारी साहब भारी अक्सरियत से जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बात तो सच है कि वहाँ पे पूरी स्टेट मशीनरी ने हमारी पार्टी के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लोगों की फसलें तबाह की हैं, लोगों पे प्रेशर डाला है, पर्चे किए हैं। तो ये तो हकायक है ना। तो बात यह है कि इस वक्त अगर आप जितने मर्जी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के पोल हैं आप वो देख लें, आप ज़िमनी इंतखाबात के नताइज देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो इधर कोई यकायक कोई मुआवजा तो होनी जाना इनके लिए, जो इनके हालात हैं और जो परफॉर्मेंस है इस हुकूमत की वो तो सबके सामने है। तो अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि ये वाइस वर्सा हो जाएगी तो आप बता सकते हैं। जो डेटा है वो तो ये नहीं, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं, मैं जस्ट एक केस बिल्डअप कर रहा हूं। मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं, वो तो पोल डेट के ऊपर और पोल डिसाइड करेंगे कि हु विल विन। मैं एक बात कर रहा हूं क्योंकि उमूमन हम ये यहां पे यही तासुर है और यही तरीक़ाकार है कि जो फैसला, जो नतीजा मर्जी का हो उसको मान लिया जाए और जो ना हो उसके ऊपर सड़कों पर आकर एहतजाज किया जाए। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक मिनट सिर्फ फरीद भाई इस पे एक बात करना चाहता हूं जी, कि मैंने आपसे ये बताया कि तमाम डेटा, तमाम पोल्स, तमाम ज़िमनी इंतखाबात एक तरफ इशारा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का जो जानिबदाराना रवैया है वो भी अब खुल के सामने आ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन हो और पता चले कि मुस्लिम लीग नून ही जीत गई है इसके अंदर, जबकि उनको तो लोग बाहर देखने को रवादार नहीं है, तो उन इलेक्शन के रिजल्ट सर राजनपुर का जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपको इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना रवैया नजर आया? नहीं, वहां पे मैंने आपको बताया है जो स्टेट की मशीनरी है, पुलिस, जिला इंतजामिया, मैंने तो उनके किरदार की बात की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, वहां पे आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक रहा, उसका रवैया, किरदार वहां पे मैंने ठीक रहा। कमीशन के हवाले से कोई वहां पे रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन मैंने जिला इंतजामिया के हवाले से जो इत्तलात आई है वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने वहां पे जुल्म किया। चलो, मैंने एक ब्रेक लेनी, ब्रिगेडियर साहब मैंने सवाल आपसे लेना था, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बात सामने आ रही है वो डिविजन्स की बात आ रही है कि यहां पे डिविजन्स हैं, अदलिया में भी डिविजन्स हमने देख लिए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के बाद अदलिया भी क्या गैर सियासी होने का कोई फैसला करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये हाईली कंडेमेबल है कि हमारे में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पिछले चंद दिनों में आला अदलिया को टारगेट करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाए हैं, पब्लिक मीटिंग्स में उनको नाम लेके उनकी बात की गई है, तस्वीरें लगाई गई हैं। और देखें, ये आला अदलिया में डिवीजन क्रिएट करना मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा खौफनाक खेल है। और वो लोग, जाहिर बात है, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अगर उन्होंने ये नजर आ रहे कर रहे हैं, चाहे वो पोलिटिकल पार्टीज में हो, तो ये
पाकिस्तान के आप देखें ना, आला अदलिया में अगर आप डिवीजन क्रिएट करते हैं और उसको मेरा सवाल सर, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पॉलिटिकल होने का कहा गया, उन्होंने कहा हम गैर सियासी हैं, अपने आप को अब सियासत में नहीं इन्वॉल्व करेंगे। मेरा सवाल ये, क्या ऐसा ही कोई कदम क्या अदलिया की तरफ से भी कोई उठाया जा सकेगा, उठाया जा सकता है? नहीं, बात यह कि अदलिया ने कौन सी सियासत में इन्वॉल्व होना है। अदलिया तो जब देखा कि पॉलिटिकल पार्टी नाकाम हो गई कि वो इकट्ठे बैठ के कंसेंसस इवॉल्व नहीं कर सकी है, चाहे इकोनॉमी पे हो, चाहे सियासत पे हो, इंस्टेबिलिटी पे हो और इलेक्शन के ऊपर हो, फ्रेमवर्क के ऊपर ये तमाम बातचीत, तो अदलिया तो फिर खुद ब खुद आई है बीच में, वो रोपिन होगी। नहीं, क्या उसका इस्तेहकाक है ये? बिल्कुल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर क्राइसिस की तरफ जा रहा है, मैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या उनका इस्तेहकाक है कि वो उसके अंदर आए और फिर इन चीजों का फैसला करें? देखिए जी, जो महादराई की सूरत हाल पैदा हो गई थी बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, और आइन को एक किस्म का समझे संवयन हो रही थी आइन की, कि लोग देख रहे हैं कि पता नहीं आइन पे अमल होगा या नहीं। और एक मरतबा अगर अदलिया आइडल स्पेक्टेटर चीफ जस्टिस साहब बैठे रहते हैं और अमल ना होता 90 डेज वाली चीज के ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी कितनी अफरा तफरी मची हुई आप देख रहे हैं। आज क्या हो गया, डॉलर फिर 4 रुपए महंगा हो गया, मूडीज ने आपको और डाउन कर दिया है, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो पता नहीं और सर, लेकिन ये तो आप बात करें ना, लेकिन अगर हम इख्तलाफी नोट को देखें तो उसमें 2 जज साहबान ने यह भी तो कहा है कि हाई कोर्ट में इसी तरह का केस जेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जेर इल्तवा मामले पर असखुद नोटिस नहीं ले सकती है। इसको भी तो ज़हन में रखना होगा, डिसीजन जो भी है। मेरी बात सुने, मैं एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, मैं इन भूल भुलैयों में, इन कॉम्प्लिकेशन में मेरे जाने का कोई इरादा नहीं है, ना मुझे ये चीज इंटरेस्ट करती है। मुझे इंटरेस्ट करती है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या फैसला किया है, फैसला क्या आया है, क्या वो आइन के मुताबिक है, यस, क्या रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर रहा है, यस, क्या उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बेहतरी की तरफ हालात बेहतर होंगे। उम्मीद है कि अगले महीने अगर इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब के नहीं, आप इंतखाबात को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का टूल समझते हैं कि इंतखाबात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे? बात सुने, पाकिस्तान का जो आइन आप देखें, ये तो ये बैक टू जीरो बेसिस पे जाने वाली बात है। ये तो बच्चा समझता है कि आपका जो फ्रेम है, वो जो उसके जमहूरियत के जो सारा फ्रेमवर्क है वो किस पे है, वो इलेक्शन के ऊपर है, वो असेंबलीज के ऊपर है। अब असेंबलीज अगर कोई टूटी हुई है, कोई बनी हुई है, कोई आधी है, कोई लूली है, कोई लंगड़ी है, क्या जमहूरियत ऐसे चलती है पाकिस्तान में? Somebody has to take a decision। और मैं समझता हूँ आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इतना क्रेडिट दें कि अगर वो इस तरह का ये लेटर इंस्ट्रक्शन ना निकालते, ये डेट्स जो उन्होंने निकाली है दोनों असेंबलीज की, तो शायद ये मामला ट्रिगर ना होता। उनके उस लेटर ने ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नाउ और नेवर, इट्स गेटिंग टू लेट, हालात कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। पाकिस्तान का इंटरनल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, उसमें मैं समझता हूँ फाइनली इट इज द सुप्रीम कोर्ट, इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और हमें उनको प्रेस करना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चले ठीक है, केपी वाला विड्रॉ कर लिया अपना वो जो एडवाइस थी, चले ठीक है, वो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की इस बातचीत के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो बनता भी नहीं था सर। चलो जी, नहीं भी बनता था, लेकिन वहां पे भी तो मामला लटका हुआ था ना। केपी के गवर्नर साहब जो हैं वो क्यों नहीं किया, वो क्यों मामले को ड्रैग कर रहे थे? भाई देखें, यहाँ वेस्टेड पॉलिटिकल फोर्सेस इन्वॉल्व थी, सुप्रीम कोर्ट का आईना का इंटरव्यू करना बहुत जरूरी था। बड़े अच्छे वक्त उन्होंने इंटरव्यू किया। और मैं एक आपके सवाल का जवाब दे दूं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंतखाबी तारीख और ये सारे मामलात आज के बाद से सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, पार्लियामान का क्या, मेरा सवाल देखें, फिर पार्लियामेंट का क्या फायदा रहा? आपकी जो लोग वोट देके आपको पार्लियामेंट में भेजते हैं, जिस कानून साजी के लिए, जिन चीजों को बेहतर करने के लिए आप जमहूरियत की बात करते हैं, फिर उस पार्लियामान से स्टेप आउट क्यों किया जाता है? तो फिर यही तो अफसोसनाक सिचुएशन है, यही तो अफसोसनाक सिचुएशन कि जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जब वो नाकाम हो जाएं, जब वो फेल हो जाएं, जो उनकी आईनी ड्यूटी है, उनकी जमहूरी उनका ड्यूटी है, जो अवाम ने उनमें ट्रस्ट रिपोज किया है, तो फिर कौन आएगा? प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस, यही तो दो रह गए, यही आएंगे बीच में आइन के मुताबिक। नहीं तो आप यहाँ किसको नाकाम कह रहे हैं? कौन नाकाम हुआ इस सारे मामले में? भाई मैं कहता हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियन नाकाम हुए। आप देखिए सिस्टम का, तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? भाई यही लोग हैं जो सिस्टम के अंदर है, यही लोग हैं ना। अवाम तो नाकाम नहीं हुई ना, अवाम तो आज खुश है कि उनका राइट टू वोट। सर अवाम नाकाम कैसे नहीं हुई सर? अवाम ने अपने लोगों को, अपने कैंडिडेट्स को
पार्लियामान में भेजा है ताकि वो पार्लियामान के अंदर मुद्दत पूरी करे और उसके बाद डिसीजन उन पे छोड़ दें कि वो उनको दोबारा लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। देखिए वो अब एक और आप बहस में पड़ जाएंगे। अवाम ने ये देखना है कि जो भी फैसला हो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में, वो आइन और कानून के मुताबिक हो। रेजोल्यूशन बिल्कुल आईनी थी, उसमें किसी ने ये नहीं कहा। बड़ा हंगामा पड़ गया था पहले 4 दिन में कि जी रेजोल्यूशन जो है इसको बिल्कुल नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ये है वो। ओ भाई, वो तो आइन के मुताबिक सारा काम हुआ था। तो आप देखें कि मामलात को सुलझाने में, मामलात को रिजॉल्व करने में, पुटिंग डेमोक्रेसी बैक ऑन ट्रैक, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी भाई तारीफ करें, शुक्र करें। सर तारीफ बिल्कुल, सर तारीफ तो बनती है, लेकिन सर अवाम फिर ये सवाल भी पूछते हैं ना कि जिनको उन्होंने पार्लियामान में भेजा, मेरा सवाल सुन लेना सर, कि जिनको पार्लियामान में भेजा, वहां पर जब जस्टिस होता है, जब इंसाफ होता है, तो वो मिनटों में होता है, घंटों के अंदर होता है, और अवाम इंसाफ के लिए फिर जो दर दर की ठोकर खा रहे होते हैं अदालतों की, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो ठीक है, फिर आगे ये जो 2 इलेक्शन आने, मुझे अब श्योर अप्रैल में हो जाएंगे दोनों असेंबलीज के। अवाम ने जिनके एहतसाब करना करें, फिर बिल्कुल अवाम करें। इफ दे फील दैट दे बीन लेट डाउन, इसी तरह नेशनल असेंबली के इलेक्शन, वो भी मैं आपको बता दूं, अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसको खींचेगा या उसको आगे पीछे करेगा या सबोटाज करेगा नेशनल असेंबली में, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 2 प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हो जाए और नेशनल असेंबली और बाकी 2 असेंबली वो लटक जाए 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जिस तरह हम सुनते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, और फिर अवाम उसमें अपना ठीक। आसान साहब, आपने अपना प्लान तो बता दिया, आपने अपना पंजाब केपी का प्लान बता दिया है। नेक्स्ट अगस्त के अंदर अपनी जो मुद्दत है हुकूमत वो भी पूरी करेगी, यकीनी तौर के ऊपर जनरल इलेक्शंस के ऊपर भी जाएंगे, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या नाउ आप पीटीआई उसके ऊपर यानी मुत्तफिक हैं कि वो अपने टेन्योर के अंदर जो होंगे इंतखाबात, तहलील होगी, फिर केयर टेकर एक गवर्नमेंट बनेगी, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके पास है? स्ट्रैटेजी तो उसकी वही है जो आइन में लिखी है 1973 के। देखें, बात ये तो आज की बात है ना कि लोग अपने आप को आइन से बालातर समझने लग गए हैं। उसकी स्ट्रैटेजी हमने तो नहीं देनी, उसकी स्ट्रैटेजी केयर टेकर सेटअप के अंदर जो केयर टेकर होगा उसमें आपका इनपुट क्या होगा? अभी आपको बता देते हैं ना, वही इनपुट होगी जो पंजाब में किया है कि पंजाब में हमने नाम दिए रीजनेबल, इन्होंने चुन के ऐसे नाम दिए जिसपे इत्तेफाक ना हो सके, ताकि बात इलेक्शन कमीशन में चली जाए। इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का वजीर आला लगवा कर पूरी जो पंजाब की शहबाज शरीफ की अपनी ब्यूरोक्रेसी थी उसको लगाया गया। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो रन कर रहा है पंजाब को, और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, आप सब हमारे दोस्त भी हैं, वो इस पर आवाज़ नहीं उठाते। पूरी दुनिया देख रही है कि क्या तमाशा लगा हुआ है। यही तमाशा लगेगा नेशनल इलेक्शन में, और क्या होना है। हम अपनी बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने उनकी साइड का फैसला कर देना है, फिर यही कोशिश होगी कि जितना इनको को एज दिया जा सके दे जाए। होगा वही जो आवाम चाहेगी। ये जो जामपुर में हुआ है ना, ये ट्रेलर हुआ है आगे आने वाले वक्त का, होगा इंशाल्लाह यही। ठीक हो गया हसन खबर साहब। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थे। कामरान मुर्तज़ा साहब थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।